नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन मल्टीनेशनल बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट महिंद्रा ग्रुप की तरफ से, जहां पर उनकी होली ओन्ड सब्सिडरी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया में उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस को और डाइवर्सिफाइड करने के लिए नेक्स्ट 3 ईयर्स के बीच 3000 करोड़ रुपीज तक की मेजर इन्वेस्टमेंट करेंगे। बेसिकली कुछ समय पहले इस कंपनी ने अनाउंस किया था कि वो इंडिया में ऑटोमोबाइल एंड फार्म सेक्टर में 9000 करोड़ रुपीज तक की इन्वेस्टमेंट करेंगे अगले 5 सालों के दौरान। एंड इसके अकॉर्डिंग इस कंपनी ने 2025 तक इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में उनके 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सेल करने का टारगेट रखा था। एंड इस 9000 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट में से ऑलरेडी इन्होंने इंडियन ईवी बिजनेस एंड ईवी सेक्टर में 1700 करोड़ रुपीज तक की इन्वेस्टमेंट कर दी है एंड 500 करोड़ रुपीज की और इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में भी कर दी है। एंड नाउ इनके इसी प्लान के अकॉर्डिंग ये कंपनी 3000 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट और करेगी। दोस्तों कंपनी के अकॉर्डिंग इनकी ये इन्वेस्टमेंट उनके ईवी बिजनेस में न्यू ईवी मॉडल्स को डेवलप एंड लॉन्च करने के लिए की जाएगी। एंड इसी के अंतर्गत उनके एग्जिस्टिंग बेंगलुरु एंड पुणे प्लांट में ईवीज की मैन्युफैक्चरिंग भी लार्ज स्केल पर की जाने वाली है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी साउदर्न स्टेट तमिलनाडु से, जहां पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड की तरफ से तमिलनाडु स्टेट में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने के लिए 492.9 करोड़ रुपीस एलोकेट कर दिए गए हैं। बेसिकली नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हमारे रीजनल रूरल एंड अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई एक रेगुलेटरी बॉडी है। एंड फाइनेंशियल ईयर 1995-96 में देश के रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाबार्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को सेटअप किया था। एंड इसी के अकॉर्डिंग तमिलनाडु स्टेट के रूरल एरियाज में क्रूशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, रूरल रोड्स, ब्रिजेस, कोल्ड स्टोरेज, माइनर इरिगेशन, रूरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड वेटरनरी प्रोजेक्ट्स, इस तरह के प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड ने 492.9 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए हैं। दोस्तों इससे पहले भी तमिलनाडु स्टेट के सलेम डिस्ट्रिक्ट में 310 रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलपमेंट करने के लिए नाबार्ड ने 1417.36 करोड़ रुपीस के फंड एलोकेशन की बात कही थी, जिसमें से करंटली अभी तक 69 रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए टोटल 395 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। एंड इस फंडिंग के अकॉर्डिंग टोटल 69 प्रोजेक्ट्स में से अभी तक ओनली 25 प्रोजेक्ट्स ही कंप्लीट हुए हैं एंड रिमेनिंग 44 प्रोजेक्ट्स पर काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से, जहां पर उन्होंने देश में एक्वा फार्मर्स के ग्रोथ एंड उनके प्रोडक्ट्स की रीच को और इंक्रीज करने के लिए ई सेंटर नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म लॉन्च एंड इनॉग्रेट कर दिया है। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो एक्वा फार्मर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस का काम करेगा, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि जो ऑफलाइन मार्केट होता है या फिर जो ट्रेडिशनल मार्केट्स होते हैं उनकी रीच ऑनलाइन मार्केट्स के मुकाबले काफी कम होती है। एंड जब कोई स्पेसिफिक या फिर सिंगल सेक्टर हो जैसे कि एक्वा फार्मिंग, तो इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की रीच तो और भी कम होती है, जिससे कि ऑफलाइन एंड ट्रेडिशनल मार्केट्स में प्रोडक्ट्स होने के कारण एक्वा फार्मिंग हो और चाहे कोई और भी प्रोडक्ट हो उनकी रीच मैक्सिमम अपनी स्टेट तक ही होती है। एंड इन केस ऑफ ऑनलाइन मार्केट आप अपने प्रोडक्ट्स को देश के किसी भी कोने में सेल कर सकते हैं एंड इवन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली फार्मिंग सेक्टर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में जो मिडल मैन होते हैं उनका काम भी खत्म हो जाता है। एंड इसी को देखते हुए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस ई सेंटर प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया है, जहां पर एक्वा फार्मर्स इजीली उनके प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं एंड बायर्स के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं एंड इवन उनके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड कैरियर एयरलाइन एयर इंडिया की तरफ से, जहां पर एयर इंडिया में उनके 100% स्टेक को सेल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसकी सेलिंग के लिए फाइनेंशियल बिड्स इनवाइट कर ली गई हैं। बेसिकली एयर इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक काफी डाइवर्सिफाइड एयरलाइन सर्विस है जो बहुत सारे इंटरनेशनल एंड बहुत सारे डोमेस्टिक रूट्स पर उनकी सर्विस प्रोवाइड करती है। लेकिन 2007 में जब से ये एयरलाइन डोमेस्टिक ऑपरेटर इंडियन एयरलाइन से मर्ज हुई है, तब से लेकर अब तक एयर इंडिया हैवी लॉस में चल रही है एंड अब गवर्नमेंट इसको ऑपरेट नहीं करना चाहती है, जिस कारण 2017 में ही उन्होंने इस एयर इंडिया में उनके 100% स्टेक को सेल करने की बात कही थी। एंड इसके लिए कई अटेम्प्ट्स भी फेल हो गए थे। एंड लास्ट ईयर कोरोना पैंडेमिक में इस एयरलाइन की सेलिंग के लिए गवर्नमेंट ने प्रीलिमिनरी बिड्स भी इनवाइट की थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण इसकी डेडलाइन को 5 बार एक्सटेंड कर दिया गया है। एंड नाउ इसकी सेलिंग के लिए फाइनेंशियल बिड्स भी इनवाइट कर ली गई है एंड सितंबर तक ये डील फुली कंप्लीट हो जाएगी, जिसके बाद एयर इंडिया गवर्नमेंट ओन्ड ना रहकर एक प्राइवेट एयरलाइन ऑपरेटर बन जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है ओडिशा स्टेट से, जहां पर ओडिशा स्टेट के चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा ओडिशा स्टेट के बालेश्वर म्यूनिसिपैलिटी में कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को एज अ प्रायोरिटी बेसिस पर स्टार्ट करने के लिए 155 करोड़ रुपीस सैंक्शन कर दिए गए हैं। दोस्तों इस 155 करोड़ रुपीस के फंड के तहत बालेश्वर म्यूनिसिपैलिटी में अराउंड 6 से 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा, जिनके बारे में अगर इंडिविजुअली बात करें तो बालेश्वर म्यूनिसिपैलिटी में सहदेवकुंडा बस स्टैंड का 8 करोड़ से एक्सपेंशन, 70 करोड़ की लागत से तमुलिया गेट फ्लाईओवर से स्टेशन 6 करोड़ तक की 6 लेनिंग एंड ब्यूटिफिकेशन, 7 करोड़ की लागत से ड्रेनेज सिस्टम का इंप्रूवमेंट, 53 करोड़ की लागत से बुढ़ा बलंगा रिवर का डेवलपमेंट एंड ब्यूटिफिकेशन, बालेश्वर टाउन में 6 हेरिटेज पॉइंट्स का रेनोवेशन। इसके अलावा बालेश्वर टाउन में मल्टीपर्पस इंडोर हॉल एंड स्विमिंग पूल के कंस्ट्रक्शन के लिए भी 14 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। तो दोस्तों आने वाले समय में हमें जल्द इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि इन सभी प्रोजेक्ट्स को ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से प्रायोरिटी बेसिस पर अप्रूव किया गया है। और अगर किसी जगह का नाम गलत लिया गया हो तो माफ कीजिएगा।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन मल्टीनेशनल मोटरसाइकिल एंड स्कूटर मैन्युफैक्चरर हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड की तरफ से, जहां पर उन्होंने अनाउंस किया है कि वो पंजाब की मोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी लुधियाना के धनांसू इंडस्ट्रियल पार्क में उनके हाई एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को ऑपरेशनलाइज करने वाले हैं। बेसिकली एज यू नो कि आज हमारा इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड का ऑटोमोबाइल सेक्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है एंड हीरो मोटरकॉर्प करंटली मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड ई साइकिल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड 2019 में पंजाब के लुधियाना सिटी के धनांसू में उनके एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ई साइकिल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया था, जिसके अकॉर्डिंग ये कंपनी लुधियाना में उनका एक हीरो ई साइकिल वैली नाम का एक इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करेगी, जहां पर ये कंपनी उनके ई साइकिल्स को फुली मेड इंडिया तरीके से मैन्युफैक्चर करेगी। क्योंकि इस हीरो ई साइकिल वैली में इनके इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अलावा इनके ई साइकिल्स के लिए जितने भी कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करना पड़ता है, उन कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज को भी इस ई साइकिल वैली में ही स्टेब्लिश कर दिया जाएगा एंड ओवरऑल इस प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है, जिसमें से करंटली इस ई साइकिल वैली के फेज 1 को ऑपरेशनलाइज करने के लिए 350 करोड़ रुपए स्पेंड किए जा रहे हैं एंड बाकी की इन्वेस्टमेंट भी फेजेस वाइज की जाएगी एंड नाउ इनका ये फेज 1 फुली ऑपरेशनलाइज कर दिया जाने वाला है, जहां पर कंपनी का प्लान है कि पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल मार्केट में ई साइकिल्स की जितनी भी डिमांड है उसमें से 70% ग्लोबल डिमांड को अकेले ही पूरा करेंगे एंड दोस्तों ये हो भी सकता है क्योंकि हीरो मोटरकॉर्प वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 2 व्हीलर मोटरसाइकिल एंड स्कूटर मैन्युफैक्चरर है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से, जहां पर उन्होंने देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए अभी रिसेंटली उन्होंने जो नेटवर्क गियर परचेज के लिए रिस्ट्रिक्शंस को लागू किया था, उनको अब सैटेलाइट सर्विसेज में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। बेसिकली एज यू नो कि हमारे देश पर बहुत सारे साइबर अटैक्स होते रहते हैं और आपको पता भी है ये किस कंट्री का काम है एंड क्योंकि इसमें भारत में 5G लॉन्च की प्रिपरेशन चल रही है, तो ऐसे में भारत सरकार देश की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, जिस कारण कुछ समय पहले नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर NCSC ने एक फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया था, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई इंडियन टेलीकॉम कंपनी उनके नेटवर्क्स एंड सर्विसेज को एक्सपेंड एंड रोल आउट करने के लिए किसी भी फॉरेन एंड डोमेस्टिक गियर एंड इक्विपमेंट्स वेंडर से इक्विपमेंट्स परचेज करती है, तो पहले उस वेंडर को उनके प्रोडक्ट्स एंड इक्विपमेंट्स की पूरी डिटेल टेलीकॉम कंपनीज को प्रोवाइड करनी होगी एंड फिर उसके बाद ये टेलीकॉम कंपनीज नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर NCSC को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे एंड अगर फिर वहां से इनको अप्रूवल मिलती है तो ही ये टेलीकॉम कंपनीज उन वेंडर्स के प्रोडक्ट्स एंड इक्विपमेंट्स को परचेज कर सकती है एंड करंटली ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ कमर्शियल टावर बेस्ड सर्विसेज पर ही इंप्लीमेंट की गई हैं एंड क्योंकि कई कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि एलोन मस्क की स्टारलिंक एंड इंडियन टेलीकॉम कंपनी BSNL एंड करंटली इंडिया में BSNL को छोड़कर कोई भी कंपनी सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती है, बट इन फ्यूचर कोई न्यू कंपनी या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है तो उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस पहले से इंप्लीमेंट हो जाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS की तरफ से, जहां पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से देश के न्यू स्टार्टअप्स, माइक्रो इंडस्ट्री एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के ग्रोथ के लिए जो BIS सर्टिफिकेशन की एनुअल मार्किंग फीस है उसको 50% तक कम कर दिया गया है। बेसिकली जो लोग टेक्नोलॉजी या फिर टेक न्यूज़ देखते हैं उनको BIS सर्टिफिकेशन के बारे में पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS गवर्नमेंट की क्वालिटी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जो इंडिया में किसी भी प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को आइडेंटिफाई करती है ताकि उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी या फिर गुणवत्ता है उसको पता लगाया जा सके। जनरली आपने देखा होगा कि कई बार फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में काफी खराब एंड अनहेल्दी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिससे कि इंडियन कंज्यूमर्स या फिर उस प्रोडक्ट को यूज करने वाले पर्सन की हेल्थ को भी काफी खतरा पैदा हो जाता है एंड ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो विदाउट BIS लाइसेंस और सर्टिफिकेशन के इंडिया में एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं एंड इसी को प्रोडक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2016-17 के करीब उनके BIS लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन को मोस्ट ऑफ द इंपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट्स पर मैंडेटरी कर दिया था, ताकि ये अनहेल्दी एंड खराब प्रोडक्ट्स इंडियन कंज्यूमर्स के हेल्थ पर कोई इफेक्ट न डाले, जिसमें मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फूड प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स BIS को इंडियन यूजर्स की सेफ्टी एंड उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया है एंड इसके न्यू अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इंडिया में प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने के लिए BIS सर्टिफिकेशन और लाइसेंस लेना जरूरी है, लेकिन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को फूड प्रोडक्ट्स को छोड़कर ये BIS सर्टिफिकेशन लेना जरूरी नहीं है। पर अगर उनके पास ये लाइसेंस होगा तो ऑटोमेटिकली उनके प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज अप्रूव्ड भी होंगे एंड साथ ही साथ उनकी गुडविल स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ उनके प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा बिकेंगे। पर इस BIS लाइसेंस को लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनुअल मार्किंग फीस पे करनी पड़ती है, जिस कारण बहुत कम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स इस लाइसेंस को लेते हैं एंड इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस BIS लाइसेंस की एनुअल मार्किंग फीस को 50% तक कम कर दिया है फॉर स्टार्टअप्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड माइक्रो इंडस्ट्री, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।